डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं सुनंदा देवपुरा। हम एमए फाइनल इकोनॉमिक्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यानी आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि वाली सब्जेक्ट पे चर्चा करेंगे। आज का टॉपिक हमारा है आर्थिक विकास। आज का टॉपिक हमारा है आर्थिक विकास अथवा आर्थिक वृद्धि के माप, मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ग्रोथ। इससे पूर्व में हमने आर्थिक विकास का इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था और आर्थिक वृद्धि या आर्थिक विकास का इंट्रोडक्शन समझा था। अभी आज हम इसके मेजरमेंट यानी आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि के माप की चर्चा करेंगे। तो इसके बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं आर्थिक विकास या आर्थिक वृद्धि को नापने के, जिसमें से फर्स्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर है नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जिसको जीएनपी भी कहते हैं, या ये है सकल राष्ट्रीय उत्पाद या जीएनपी। कुछ अर्थशास्त्री सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी में वृद्धि को ही आर्थिक विकास का सूचक मानते हैं। उनके अनुसार आर्थिक विकास को समय की किसी दीर्घ अवधि में एक अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि के रूप में मापा जाए। प्रोफेसर मायर एंड बॉल्डविन, जो बहुत ही रिनाउंड अर्थशास्त्री हैं, उनका कहना है कि आर्थिक विकास एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में दीर्घकाल में वृद्धि होती है। यानी जब भी किसी देश की अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में लॉन्ग रन में दीर्घकाल में वृद्धि होती है तो उसे हम आर्थिक विकास कहते हैं, और ये एक प्रक्रिया है जो दीर्घकाल तक चलती है। लेकिन ये जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है, जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जो आर्थिक विकास को नापता है, उसको नापने में कई कठिनाइयाँ आती हैं जिनको हम कहते हैं डिफ़िकल्टीज इन मेजरमेंट ऑफ जीएनपी। अब ये कठिनाइयाँ क्या है, जिसमें पहला है राष्ट्र की परिभाषा। अब राष्ट्र की परिभाषा में ही दिक्कत हो तो राष्ट्रीय आय नापना कितना कठिन होगा। तो पहली कठिनाई है राष्ट्र की परिभाषा क्या है। हर राष्ट्र की अपनी राजनीतिक सीमाएं होती हैं, परंतु राष्ट्रीय आय में राष्ट्र की सीमाओं से बाहर विदेशों में कमाई गई देशवासियों की आय भी सम्मिलित होती है। इसलिए कई बार राष्ट्र की परिभाषा में ही दिक्कत आती है, तो राष्ट्रीय उत्पाद को नापने में कठिनाई आती है। और इस समस्या को, राष्ट्र की परिभाषा की समस्या को सुलझाना भी काफ़ी कठिन है। और दूसरा है कुछ सेवाएं, यानी राष्ट्रीय आय सदैव मुद्रा में ही मापी जाती है, परंतु बहुत सी वस्तुएं और सेवाएं ऐसी होती हैं जिनका मुद्रा में मूल्यांकन करना मुश्किल होता है, जैसे किसी व्यक्ति द्वारा अपने शौक के लिए चित्र बनाना, माँ का अपने बच्चों को पालना आदि। इसी प्रकार जब एक फर्म का मालिक अपनी महिला सेक्रेटरी से विवाह कर लेता है तो उसकी सेवाएं राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होती, जबकि विवाह से पहले वह राष्ट्रीय आय का भाग होती है। तो इस तरीके से कुछ सेवाएं ऐसी हैं जो हम अपने घर में अपने ही लिए करते हैं, वो राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं होती। लेकिन अगर वही सेवाएं हम किसी और से करवाते हैं और अगर उसके लिए हम पे करते हैं, उनको पैसा देते हैं, तो वो राष्ट्रीय आय में शामिल हो जाती हैं। तो कई बार कुछ सेवाएं ऐसी होती हैं जिनको नापना मुश्किल होता है। तीसरी जो सबसे बड़ी समस्या आती है राष्ट्रीय आय को या ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट को नापने में, वो है दोहरी गणना। अब ये दोहरी गणना क्या है? राष्ट्रीय आय की परिगणना करते समय सबसे बड़ी कठिनाई दोहरी गणना की होती है। इसमें एक वस्तु या सेवा को कई बार गिनने की आशंका बनी रहती है। यदि ऐसा हो तो राष्ट्रीय आय कई गुना बढ़ जाती है। इस कठिनाई से बचने के लिए
केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को ही शामिल किया जाता है, जो आसान काम नहीं है। तो ये दोहरी गणना से बचने के लिए कोशिश की जाती है कि हम इंटरमीडिएट गुड्स, बीच में बनने वाली वस्तुओं को ना लें, और जो अंतिम रूप में वस्तुएं और सेवाएं होती हैं उन्हीं को हम राष्ट्रीय आय में गणना करें, तो कुछ हद तक दोहरी गणना से बचा जा सकता है। नेक्स्ट जो राष्ट्रीय आय में कठिनाई आती है वो है अवैध क्रियाएं। अवैध क्रियाएं, राष्ट्रीय आय में अवैध क्रियाओं से प्राप्त आय सम्मिलित नहीं की जाती, जैसे जुए या चोरी से बनाई गई शराब की आय। ऐसी सेवाओं में वस्तुओं का मूल्य होता है और वे उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा भी करती हैं, परंतु इनको राष्ट्रीय आय में शामिल न करने से राष्ट्रीय आय कम रह जाती है। तो ये अवैध वस्तुएं जैसे शराब वगैरह बनाना, उससे प्राप्त आय, या जो चोरी से बनाई गई शराब है, या जुए में जो आय प्राप्त हुई है, उसको हम राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं करते हैं। नेक्स्ट है कठिनाई जो हमें आती है सकल राष्ट्रीय आय नापने में, दैट इज अंतर्भुगतान, दैट इज अंतरण भुगतान यानी ट्रांसफर अर्निंग्स। राष्ट्रीय आय में अंतरण भुगतान को सम्मिलित करने की कठिनाई उत्पन्न होती है। पेंशन, बेरोजगारी भत्ता तथा सार्वजनिक ऋणों पर ब्याज व्यक्तियों को प्राप्त होते हैं, पर इन्हें राष्ट्रीय आय में सम्मिलित किया जाए या न किया जाए, ये एक कठिन समस्या है। एक ओर तो ये प्राप्तियां व्यक्तिगत आय का भाग होती हैं और दूसरी ओर ये सरकारी व्यय। यदि इन्हें दोनों में सम्मिलित किया जाए तो राष्ट्रीय आय में बहुत वृद्धि हो जाएगी। इस कठिनाई से बचने के लिए इन्हें राष्ट्रीय आय में से घटा दिया जाता है। तो अंतरण भुगतान जो है, इनको राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं किया जाता, जबकि ये कुछ लोगों की आय होती है, पर साथ में ये सरकारी व्यय भी होता है, इसलिए इसे राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है वास्तविक आय। अब इस वास्तविक आय को कैसे नापा जाए? मुद्रा के रूप में राष्ट्रीय आय की परिगणना वास्तविक आय का न्यून आगणन करती है। इसमें किसी वस्तु के उत्पादन की प्रक्रिया में किए गए अवकाश का त्याग शामिल नहीं होता है। दो व्यक्तियों द्वारा अर्जित की गई आय समान हो सकती है, परंतु उनमें से यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की अपेक्षा अधिक घंटे काम करता है, तो ये कहना कुछ ठीक ही होगा कि पहले व्यक्ति की वास्तविक आय कम बताई गई है। अब वास्तविक आय में दैट इज रियल इनकम। अब रियल इनकम ज्ञात करने के लिए मौद्रिक आय के साथ उस मौद्रिक आय को प्राप्त करने के लिए कितना त्याग किया गया, उसका भी आकलन अगर किया जा सके तो ही हम वास्तविक आय प्राप्त कर सकते हैं। तो वास्तविक आय प्राप्त करना एक सब्जेक्टिव इंडिकेटर है, तो इसको गणन करना बहुत ही मुश्किल होता है। नेक्स्ट है सार्वजनिक सेवाएं। राष्ट्रीय आय को नापने के लिए सार्वजनिक सेवाएं किस प्रकार से योगदान करती हैं? पुलिस तथा सैनिक सेवाओं का आगणन कैसे किया जाए? युद्ध के दिनों में तो सेना क्रियाशील होती है, जबकि शांति में छावनियों में ही विश्राम करती है। इस प्रकार सिंचाई तथा शक्ति परियोजना से प्राप्त लाभ का मुद्रा के रूप में राष्ट्रीय आय में योगदान का हिसाब लगाना भी एक कठिन समस्या है। तो राष्ट्रीय आय का सार्वजनिक सेवाओं से जो लोगों को लाभ मिलता है, उसका राष्ट्रीय आय में कितना योगदान होता है, इसका हिसाब लगाना बहुत ही कठिन होता है। नेक्स्ट पेज लेते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट है पूंजीगत लाभ या हानियां। पूंजीगत लाभ या हानियां यानी कैपिटल गेन्स और लॉसेस। जो संपत्ति मालिकों को उनकी पूंजी परिसंपत्तियों के बाजार मूल्य में वृद्धि, कमी
या मांग में परिवर्तन होती है, मांग से परिवर्तित होती हैं, वे जीएनपी में शामिल नहीं की जाती हैं, क्योंकि ऐसे परिवर्तन चालू आर्थिक क्रियाओं के कारण नहीं होते। तो पूंजीगत लाभ या हानियां जो जीएनपी में शामिल नहीं की जाती, क्योंकि ये ऐसे परिवर्तन कंटिन्यूस होते रहते हैं जिनको नापना बहुत ही कठिन होता है। इसलिए इनको, जो कैपिटल गेन्स और लॉसेस हैं, इनको भी हम जीएनपी में शामिल नहीं करते हैं। देन माल सूची परिवर्तन, इन्वेंट्री चेंजेस। माल सूची परिवर्तन, सभी माल सूची परिवर्तन चाहे वे ऋणात्मक हो या धनात्मक जीएनपी में शामिल किए जाते हैं। परंतु समस्या यह है कि फर्में अपनी माल सूचियों को उनकी मूल लागतों के हिसाब से दर्ज करती है, न कि उनकी प्रतिस्थापन लागत के हिसाब से। जब कीमतें बढ़ती हैं तो माल सूचियों में अंकित मूल्य में लाभ होता है। इसके विपरीत जब कीमतें गिरती हैं तो हानि होती है। अतः जीएनपी का सही हिसाब लगाने के लिए माल सूची समायोजन की आवश्यकता होती है, जो कि बहुत ही कठिन काम है। माल सूची में परिवर्तन को हम जीएनपी में शामिल कर सकते हैं, लेकिन उन वस्तुओं के मूल्यों में परिवर्तन की वजह से जो राष्ट्रीय आय में कम या बढ़ोतरी होती है, कमी या बढ़ोतरी होती है, उसको नापना बहुत ही मुश्किल होता है। और नेक्स्ट पॉइंट है मूल्यह्रास, डेप्रिसिएशन। मूल्यह्रास, यदि कोई ऐसी पूंजी परिसंपत्ति है जिसकी प्रत्याशित आयु बहुत अधिक, जैसे 50 वर्ष है, तो उसकी चालू मूल्यह्रास दर का हिसाब लगा सकना बहुत कठिन होगा। और यदि परिसंपत्ति की कीमतों में प्रत्येक वर्ष परिवर्तन होता जाए तो यह कठिनाई और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो कोई भी मशीन जिसका हम इस्तेमाल करते हैं उसका मूल्यह्रास होता है। कुछ मशीनों का मूल्यह्रास बहुत जल्दी होता है, कुछ मशीनों का मूल्यह्रास बहुत लंबे समय बाद होता है। तो इस मूल्यह्रास को राष्ट्रीय आय में से माइनस करना, घटाना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि मूल्यह्रास का आकलन करना अपने आप में एक बहुत बड़ी जटिल समस्या है। तो ये था राष्ट्रीय आय विकास को मापने का जो मेजर है, दैट इज सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इसके द्वारा राष्ट्रीय आय कैसे नापी जाती है और उसको नापने में कौन कौन सी कठिनाइयाँ आती हैं। दूसरा राष्ट्रीय आर्थिक विकास को नापने का इंडिकेटर है प्रति व्यक्ति आय, जीएनपी, पर कैपिटा इनकम कहते हैं इसको। इस परिभाषा का संबंध लंबी अवधि में प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि से है। आर्थिक विकास के लिए वास्तविक आय में वृद्धि की दर जनसंख्या की दर से अधिक होनी चाहिए। यह संभव है कि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के परिणाम स्वरूप जनसाधारण के वास्तविक जीवन स्तर में सुधार न हो। यह भी संभव है कि जब प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय बढ़ रही हो तो प्रति व्यक्ति उपभोग की मात्रा में कमी होती जा रही हो सकता है लोग बचत की दर बढ़ा रहे हों, या फिर सरकार स्वयं इस बढ़ी हुई आय को सैनिकों अथवा अन्य उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल कर रही हो। तो इस प्रकार से ये बढ़ी हुई आय बहुसंख्यक गरीबों के पास जाने के बजाय मुट्ठी भर अमीरों के हाथ में भी जा रही हो, ऐसा हो सकता है। तो प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय जब दीर्घकाल में बढ़ती है, प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय जब दीर्घकाल में बढ़ती है तो ये आर्थिक विकास के लिए आर्थिक विकास को बताती है। लेकिन इसको भी नापने में बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं। जो प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय के आगणन की कठिनाइयाँ यानी डिफ़िकल्टीज इन एस्टिमेटिंग पर कैपिटा इनकम। तो कौन कौन सी कठिनाइयाँ आती हैं, इसमें पहला है अमौद्रिक क्षेत्र। अल्पविकसित देशों में एक महत्वपूर्ण अमौद्रिक क्षेत्र होता है जिसके कारण राष्ट्रीय आय का हिसाब लगाना कठिन है। कृषि क्षेत्र में जो उत्पाद होता है उसका बहुत सा भाग
या तो वस्तुओं से विनिमय कर लिया जाता है या फिर व्यक्तिगत उपभोग के लिए रख लिया जाता है। इसके परिणाम स्वरूप प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय कम बताई जाती है। तो अमौद्रिक क्षेत्र यानी जिसका मुद्रा के रूप में लेन देन नहीं होता है, स्पेशली कृषि के क्षेत्र में और अल्प विकसित देशों में ये अमौद्रिक क्षेत्र बहुत ही विस्तृत होता है, जिसका कोई हिसाब किताब सही तरीके से नहीं रखा जा सकता है और वो राष्ट्रीय आय में शामिल होने से रह जाता है। दूसरा है व्यावसायिक विशिष्टीकरण का अभाव। उपज के अतिरिक्त किसान ऐसी अनेक वस्तुओं का उत्पादन करते हैं जैसे कि अंडे, दूध, वस्त्र इत्यादि, जिन्हें प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय के अनुमान में शामिल करना संभव नहीं हो पाता है। तो व्यावसायिक विशिष्टीकरण के अभाव की वजह से भी कुछ आय ऐसी होती है जिसे राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं किया जा पाता है। तीसरा बिंदु जो प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय नापने में कठिनाई आती है वो है अशिक्षितता, इलिटरेसी। अल्प विकसित देशों में लोग अधिकतर अशिक्षित होते हैं और हिसाब किताब नहीं रखते हैं, और यदि हिसाब किताब रखते भी हैं तो अपनी सही आय बताने को तैयार नहीं होते। ऐसी स्थिति में मोटे तौर पर ही अनुमान लगाया जा सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें अशिक्षा की वजह से, सही हिसाब किताब नहीं रख पाने की वजह से राष्ट्रीय आय में सम्मिलित होने से रह जाती हैं। देन गैर बाजार लेन देन, नॉन मार्केट ट्रांजैक्शंस। राष्ट्रीय आय के आगणन में केवल उन वस्तुओं और सेवाओं को सम्मिलित किया जाता है जिनका वाणिज्य में प्रयोग होता है, परंतु अल्प विकसित देशों में गांवों में रहने वाले लोग प्राथमिक वस्तुओं से उपभोग वस्तुओं का निर्माण करते हैं और बहुत से खर्चों से बच जाते हैं, तो ये राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं हो पाते हैं। इसी को अब हम आगे बढ़ाएं। नेक्स्ट, जो राष्ट्रीय आय को, प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय को नापने में कठिनाई आती है, उसमें नेक्स्ट पॉइंट है वास्तविक आय। वो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। रियल इनकम मुद्रा के रूप में राष्ट्रीय आय की गणना वास्तविक आय का न्यून अनुमान करती है। इसमें किसी वस्तु के उत्पादन की वास्तविक लागत, प्रयत्न या उत्पादन की प्रक्रिया में किए गए अवकाश का त्याग शामिल नहीं हो पाता है। तो कई बार मॉनेटरी इनकम से रियल इनकम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन उसका अनुमान लगाना मुश्किल होता है। नेक्स्ट है कीमत परिवर्तन, प्राइस चेंज। कीमत परिवर्तन के कारण जो परिवर्तन उत्पाद में होते हैं, उनका उचित माप राष्ट्रीय आय के आगणन में नहीं हो पाता। कीमत स्तर के परिवर्तन को मापने के लिए काम में लाए जाने वाले सूचकांक यानी इंडेक्स नंबर्स भी केवल मोटे तौर पर अनुमान से बनाए जाते हैं। फिर भिन्न भिन्न देशों की कीमत स्तर भी भिन्न होते हैं, अतः विभिन्न देशों के प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय के आंकड़े भी प्रायः भ्रमात्मक तथा अतुलनीय होते हैं। कई बार हम नेशनल इनकम की सहायता से या पर कैपिटा नेशनल इनकम के सहायता से विभिन्न देशों की राष्ट्रीय आय में तुलना करते हैं, लेकिन कीमतों में परिवर्तन होने के कारण हर देश का कीमत स्तर अलग होता है। तो कीमतों में परिवर्तन के कारण एक देश की राष्ट्रीय आय की तुलना दूसरे देश की राष्ट्रीय आय की तुलना से करना मुश्किल होता है या भ्रमात्मक होता है। और भ्रमपूर्ण आंकड़े यानी कि अविश्वसनीय तथा भ्रमपूर्ण आंकड़ों के कारण अल्प विकसित देशों में प्रति व्यक्ति आय के हिसाब किताब में उनके कम या अधिक बताए जाने की संभावना होती है। आंकड़ों में जो भ्रांतियां रहती है या आंकड़ों में जो गलतियां रह जाती हैं, डेटा जो डाउटफुल होते हैं कि उसकी विश्वसनीयता पूरी नहीं होती, तो उसकी वजह से भी कई बार राष्ट्रीय आय का सही आकलन कर पाना मुश्किल होता है। इन सब सीमाओं के बावजूद विभिन्न देशों की आर्थिक प्रगति के स्तर के लिए सबसे अधिक व्यापक रूप से किया जाने वाला माप
प्रति व्यक्ति आय ही है। फिर भी अल्प विकास के सूचकों के रूप में केवल प्रति व्यक्ति आय आगणनाओं का कोई मूल्य नहीं है। तो मोटे तौर पे राष्ट्रीय आय नापने के लिए ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इस्तेमाल किया जाता है, जीएनपी या सकल राष्ट्रीय आय, या प्रति व्यक्ति आय, इसका आगणन किया जाता है। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये हमारा टॉपिक यहाँ समाप्त होता है, पर इसको आगे कंटिन्यू करेंगे क्योंकि अभी राष्ट्रीय आय को मापने के और भी इंडिकेटर्स हैं हमारे पास, जिनको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। थैंक यू सो मच।